हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप। तो पिछले पिछले वाला जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, उसमें हमने देखा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप। ओके, नाउ फंक्शनल ग्रुप को के बेसिस पे क्लासिफाई करने के पहले हमको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली होते क्या है। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल आप कंसिडर करो। तो मान लो कि यहाँ पे हम लेते हैं इस तरह का C2H5OH, इस तरह का एक कंपाउंड आप कंसिडर करो। यहाँ पे सेकेंड जो कंपाउंड है दैट इज C2H5CN। तो आपको पता है बेटा कि जनरली आप अवेयर रहते हो कि CN जो होता है वो साइनाइड होता है ना। तो ये जो है ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, और OH जो होता है वो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल होता है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है इथेनॉल, ठीक है, और इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, इथाइल अल्कोहल। और ये जो पर्टिकुलर है इसको अपन बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज इथाइल साइनाइड। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर है दिस इज इथाइल साइनाइड। तो यदि आपको चॉइस दिया कि इन दोनों में से आप किसको ड्रिंक कर सकते हो, तो बेटा पूरी दुनिया में फेमस है कि साइनाइड जो होता है वो साइनाइड क्या होता है, पॉइजनस होता है। मतलब ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये ग्रुप कौन सा है, साइनाइड है। तो यदि आपको दोनों में से किसी एक को ड्रिंक करना होगा तो आपको ऑब्वियस चॉइस क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये वाला तो ड्रिंक करने से हम तो मर ही जाएंगे ना, क्योंकि साइनाइड तो पॉइजनस होता है, तो इसलिए ये वाला तो ड्रिंक नहीं करेंगे। हाँ, ये भी हार्मफुल है पर उतना हार्मफुल नहीं है, थोड़ा सा फेंटनेस आएगी, थोड़ा नशा आएगा, यू नो, क्योंकि ये इथेनॉल है, एल्कोहल है, और एल्कोहल यदि ड्रिंक करते हैं तो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए फेंटनेस आती है या फिर थोड़ा सा नशा आ जाता है, पर डेथ नहीं होगी। मतलब ये कोई ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो कि हमको मार ही दे, ऐसा कोई केमिकल नहीं है। पर साइनाइड यदि हम ड्रिंक करते हैं तो डेफिनेटली इससे हम जो है वो डेथ हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें आपने कैसे डिसाइड की कि ये जो है वो हार्मफुल है, ये जो है वो हमको मार सकता है, और ये जो है उससे डेथ नहीं होती, ये आपने डिसाइड कैसे किया। तो इट इज़ ऑब्वियस कि इसमें C2H5 वाला जो पार्ट है, मतलब यहाँ पे जो C2H5 है, यहाँ पे जो C2H5 है, वो तो दोनों में कॉमन है। इसलिए आपने ये देख के डिसाइड नहीं किया कि C2H5 वाला जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो कैसा है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये पॉइजनस है, किसको देख के, तो आपने ये डिसाइड कर लिया CN- या CN वाला ये जो पार्ट है इसको देख के डिसाइड किया कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये पॉइजनस होगा। और आपने इस पार्ट को देख के डिसाइड किया कि ये जो है वो पॉइजनस नहीं है, ये सिर्फ क्या करेगा, थोड़ा सा फेंटेस इससे आ जाएगी। ठीक है ना। तो आपने इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए आपने कौन से पार्ट को रेफर किया या कौन से पार्ट को देखा। तो इसकी पॉइजनस कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए आपने यहाँ पे क्या देखा, CN को देखा, और इसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए आपने OH को देखा, क्योंकि C2H5 जो पार्ट है बेटा वो दोनों में तो कॉमन है। ठीक है ना। तो C2H5 को देख के आपने डिसाइड नहीं किया कि प्रॉपर्टी कैसी होगी, आपने CN को देख के डिसाइड किया कि ये कैसा होगा, और OH को देख के डिसाइड किया कि ये कैसा होगा। मतलब फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली क्या होते हैं, ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसको हम देख के डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। So it is a part of the organic compound which determines the property of the organic compound is known as functional group। ठीक है ना। तो ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट होता है जो उस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। तो इसका पॉइजनस नेचर इसके ऊपर डिपेंड नहीं, इसका पूरा पॉइजनस नेचर किसके ऊपर डिपेंड है, CN के ऊपर डिपेंड है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पूरे C2H5 के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है, OH ग्रुप के ऊपर डिपेंड है। तो दोनों कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी CN के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो बेटा पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करे, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, क्योंकि ये OH ही डिसाइड करेगा कि पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप जो है वो CN है, साइनाइड है, और वही साइनाइड डिसाइड करेगा कि इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो ऐसा पार्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का
जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यदि आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो मेनली हाइड्रोकार्बन पार्ट पे डिपेंड करती है, इस वाले पार्ट पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो इस पार्ट पे डिपेंड करेगी, पर केमिकल प्रॉपर्टी OH के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ऐसा मॉलिक्यूल का पार्ट जो उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा इस केस में वो क्या होगा? OH ग्रुप होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? CN होगा। तो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? दे आर द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच decides, determines the property of that organic compound is known as functional group। ठीक है बेटा, यदि हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसके बारे में हम और क्या बोल सकते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप, आप देखो नाम कैसा है इसमें, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब ये एक्टिव पार्ट होगा मॉलिक्यूल का। एक्टिव पार्ट का मतलब क्या है कि जैसे जब ये मॉलिक्यूल किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो बेटा इस पार्ट का कौन सा मॉलिक्यूल एक्टिव रहेगा, इस मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, या कोई और मॉलिक्यूल इस कंपाउंड के कौन से पार्ट पे अटैक करेगा। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप वो पार्ट होता है जो एक्चुअली किसी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली। इट इज़ द एक्टिव साइट ऑफ द मॉलिक्यूल विच एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। तो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिव साइट होती है फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने कितनी चीज़ें देखी? 2 चीज़ें देखी। पहला, पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ऐसा मॉलिक्यूल का पार्ट जो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसा मॉलिक्यूल का पार्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करे, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। पहली बात। दूसरी बात, ये मॉलिक्यूल की एक एक्टिव साइट होती है। मतलब जब भी कोई रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो अटैक कहाँ पे करेगा? OH के ऊपर। मान लो ये किसी मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो ये कौन से पार्ट से अटैक करेगा? OH पार्ट से। ये मॉलिक्यूल पे जब कोई रिएजेंट अटैक करेगा तो CN के ऊपर अटैक करेगा। तो ये मॉलिक्यूल की वो एक्टिव साइट होती है जो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, या तो ये किसी पे अटैक करेगा या इसके ऊपर जब अटैक होगा तो फंक्शनल ग्रुप ही अटैकिंग साइट होगी। तो बेटा वो मॉलिक्यूल की अटैकिंग साइट होती है, वो मॉलिक्यूल की एक्टिव साइट होती है, वो मॉलिक्यूल की ऐसी साइट होती है, ऐसा मॉलिक्यूल का पार्ट होता है जो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, मॉडिफाई होता है, चेंज होता है। ठीक है, सो इट इज़ एक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से बेटा हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में ये 2 चीज़ें देखी। पहला, जो मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करे। दूसरा, जो मॉलिक्यूल में एक्टिव साइट हो, जब भी कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होगी तो यही पार्ट मॉलिक्यूल का क्या करेगा? एक्टिवली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, या तो ये किसी पे अटैक करेगा या इस पर्टिकुलर एक्टिव साइट के ऊपर किसी और रिएजेंट का अटैक होगा। ठीक है, तो ये एक्टिव साइट होती है, रिएक्टिव साइट होती है जो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमने इस बारे में देखी। चलो आप इसको नोट कर लो। ओके, तो आगे का पार्ट डिस्कस करने के पहले हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रूट वर्ड क्या है, क्योंकि आगे जो भी डिस्कशन होगा उसमें हमको रूट वर्ड की एक्चुअली ज़रूरत पड़ेगी। तो रूट वर्ड एक्चुअली क्या होता है बेटा? तो रूट वर्ड एक्चुअली वो वर्ड होता है जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करे। ठीक है, सो इट इज द टर्म, इट इज द वर्ड वी कैन से विच indicate the number of carbon atoms, which indicate the number of carbon atoms in an organic molecule। ठीक है बेटा, तो ये रूट वर्ड एक्चुअली किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम का पार्ट होता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम का पार्ट है ना, नेम तो बड़ा होगा पर उसका एक छोटा सा पार्ट ये रहेगा, और ये हमको इन्फॉर्मेशन देगा ये पार्ट रूट वर्ड कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स है। तो ये रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करता है। तो देखें हम बेटा, मान लो किसी मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम है, तो उस केस में रूट वर्ड जो होगा वो क्या होगा? मेथ। ठीक है, जो रूट वर्ड होगा वो क्या होगा? मेथ होगा। वैसे यदि किसी मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है तो रूट वर्ड क्या होगा?
3 कार्बन एटम है तो रूट वर्ड क्या होगा? प्रोप। 4 कार्बन एटम है तो रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूट। ओके। यदि 5 कार्बन एटम्स है तो रूट वर्ड होगा पेंट। 6 हो तो बेटा ये हो जाएगा हेक्स। 7 होगा तो ये हो जाएगा क्या? हेप्ट। ओके, HEPT, हेप्ट। और यदि C8 होगा तो ये हो जाएगा क्या? ऑक्ट। यदि C9 है तो ये हो जाएगा क्या? नोन। और यदि C10 है तो ये हो जाएगा क्या? डेका। तो इस तरह से ये रूट वर्ड है। तो यदि किसी नेम में आपको मेथ वर्ड दिखा तो आप समझ जाओगे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 कार्बन होगा। यदि किसी में दिखा पेंट तो आप समझ जाओगे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 5 कार्बन एटम्स होंगे। यदि किसी में 10 कार्बन एटम्स है तो उसके नेम में आपको डेक मिलेगा, या नेम में यदि डेक मिल रहा है तो इसका मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 10 कार्बन एटम्स होंगे। तो बेटा ये होते हैं क्या? दिस आर ऑल रूट वर्ड्स, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। ये सब रूट वर्ड्स होते हैं, और इन रूट वर्ड्स को हमको देख के ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स होंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंडिकेट करता है ये रूट वर्ड। ओके, चलो इसको नोट कर लो। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इस जर्नी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली हमको फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखना है, पर इसके पहले ये सब बेसिक जो है वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सीधे फंक्शनल ग्रुप को शुरू करके क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते अपन, कुछ बेसिक्स इसके लिए आपको डिस्कस करना है। तो बेटा जब भी हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो हर एक फंक्शनल ग्रुप में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनको नेम देना पड़ेगा अपने को, है ना। तो नेम देने के लिए हमारे पास मेनली 2 सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम बेटा, नेमिंग सिस्टम, सबसे पहला जो होता है दैट इज नोन एज ट्राइवियल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला जो होता है दैट इज नोन एज ट्राइवियल सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम को बेटा अपन एक और नाम देते हैं, दिस will give you the common name to the organic compound। तो जो ट्राइवियल सिस्टम होता है बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या देगा? कॉमन नेम देगा, कॉमन नेम देगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो सिस्टम होता है, तो ये तो फेमस है बेटा, आपको पता ही होगा, दैट इज IUPAC सिस्टम। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो इस तरह से 2 सिस्टम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के लिए। बेटा अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको दोनों ही सिस्टम को अच्छी तरह से सीख लेना है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, सॉल्व करने के लिए MCQ पढ़ते हो, कोई रिएक्शन आप याद करते हो, या फिर आपको कहीं रिएक्शन दी होगी, तो कॉमन नेम्स भी उतने ही यूज़ होते हैं जितने IUPAC नेम्स। IUPAC नेम तो रूल्स यदि आपको पता हो तो वो बहुत ईजी हो जाते हैं आपके लिए, पर कॉमन नेम थोड़े से कुछ कुछ केसेस में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनका कोई फिक्स रूल नहीं है कुछ। तो इसलिए बेटा, पर आप ये ध्यान रखिए कि दोनों ही के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, दोनों के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, टू गिव द आंसर प्रॉपरली। ओके, तो दोनों ही सिस्टम को अपने को अच्छे से करना है, काफ़ी डेप्थ में इसको अपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे ट्राइवियल सिस्टम जो होता है वो कॉमन नेम देगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और ये वाला जो सिस्टम है वो IUPAC ऑर्गेनिक कंपाउंड को IUPAC नेम देगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा ट्राइवियल सिस्टम में ये किस तरह से चलेगा। तो IUPAC तो अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, पर पहले ट्राइवियल सिस्टम जो भी इक्वली यूजफुल है एज IUPAC, तो उसको हम देख लेते हैं। अब ट्राइवियल सिस्टम यदि हम ब्रॉडली देखें तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा ट्राइवियल सिस्टम में जब अपन किसी कंपाउंड को कॉमन नेम देते हैं, है ना, ये कॉमन नेम देने वाला है। ये ट्राइवियल सिस्टम में अपन कंपाउंड को कॉमन नेम देते हैं। अब ये कॉमन नेम किस बेसिस पे सिलेक्ट होता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो उसका बेस क्या है, क्राइटेरिया क्या है? तो बेटा इसका क्राइटेरिया होता है 2। कॉमन नेम देने के 2 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, इट मे बी बेस्ड ऑन, दिस इज बेस्ड ऑन दी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स के ऊपर भी कॉमन नेम दिए जाते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पे हम देखते हैं क्या, एसिटिक एसिड, एक जस्ट एग्जांपल है। एसिटिक एसिड जो है वो एसिटम बैक्टीरिया से ऑब्टेंड होता है, या फिर एसिटम को हम विनेगर बोलते हैं, तो ये विनेगर से सबसे पहले ऑब्टेंड हुआ था। और जो एसिटम बैक्टीरिया जो होता है बेटा, वो भी क्या करता है, एसिटिक एसिड को रिलीज करता है। तो ये उस पर्टिकुलर सोर्स के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है एसिटिक एसिड। तो एसिटम का एक और मीनिंग होता है विनेगर, और ये बैक्टीरिया की तरफ भी हमको इंडिकेट करता है। तो ये एसिटिक एसिड के सोर्सेस है, ठीक है, और इसी सोर्सेस के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है क्या, एसिटिक एसिड। ओके, दूसरा यदि हम देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमको मिलता है क्या, फॉर्मिक एसिड।
हम देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मिक एसिड। तो बेटा फॉर्मिक एसिड का जो सोर्स है वो है फॉर्मिका। फॉर्मिक एसिड का सोर्स क्या है? फॉर्मिका। फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंट्स, ठीक है। फॉर्मिका का मतलब क्या होता है? रेड एंट्स। तो एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर फॉर्मिक एसिड है ये रेड एंट्स के अंदर हमको मिलता है, और रेड एंट्स को हम लैटिन में बोलते हैं फॉर्मिका। तो मतलब ये फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। तो फॉर्मिका से या रेड एंट से ऑब्टेंड होता है, उसका सोर्स रेड एंट से फॉर्मिका है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। तो आप समझ गए बेटा इन दो एग्जाम्पल से कि इनका जो पर्टिकुलर कुछ जो कॉमन नेम्स होते हैं कंपाउंड के, वो उनके सोर्स से दिए जाते हैं। कुछ केसेस में कॉमन नेम दिए जाते हैं उनके डिस्कवर के नाम से, ठीक है। कि ये जो है, ये जो पर्टिकुलर है, दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन देयर डिस्कवर। मतलब जिन्होंने उसको, उस कंपाउंड को डिस्कवर किया है या फॉर्म किया है या सिंथेसिस किया है, उनके ओनर में जो है, सॉरी, उनके ऑनर में उसको इस पर्टिकुलर को नाम देते हैं। जैसे कि आप देखते हो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? RMgX, ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड क्या है? साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको सबसे पहले सिंथेसाइज किया। तो इसलिए बेटा इस पर्टिकुलर कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, बेस्ड ऑन द डिस्कवर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कॉमन सिस्टम बेटा इन मेनली ब्रॉडली, वैसे तो इसमें और भी एक्सेप्शन है, पर ब्रॉडली इन दोनों चीज़ों पे बेस्ड होता है। या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होगा उसके सोर्स के बेसिस पे, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होगा कॉमन सिस्टम में उसके डिस्कवरर के बेसिस पे, ठीक है। तो ये दो मेन चीज़ें होती है, और इन दोनों के बेसिस पे जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं तो वो नाम होता है कॉमन नेम, और उसको हम बोलते हैं ट्राइवियल सिस्टम, ठीक है। बट इट इज़ ऑब्वियस कि ये बहुत वर्क नहीं करेगा, बिकॉज जैसे कि किसी भी फैमिली के जो शुरुआत के 4-5 मेंबर्स है, वहाँ तक ही जनरली कॉमन नेम दिया जाता है, और क्योंकि फिर हायर मेंबर्स में वो सोर्स क्या है या उनको नाम कैसे देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है फिर, और फिर ब्रांचिंग भी शुरू हो जाती है, तो IUPAC ही सुटेबल रहते हैं। बट केमिकल रिएक्शंस में हायर मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड कम, और लोअर मॉलिक्यूलर मतलब पहले 5-6 जो मेंबर्स है फैमिली के, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो इसीलिए हमको कॉमन नेम काफ़ी जगह पे दिखेंगे, बट ये कॉमन नेम का कोई फिक्स सिस्टम नहीं है, इसलिए इनको काफ़ी ये वैरायटी है इसमें, और इनको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। पर तो भी इसमें कुछ रूल्स देने की कोशिश की है, कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है, तो वो चीज़ भी हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है। और मेनली बेटा उनका जो नेम है वो सोर्स या फिर साइंटिस्ट के नेम के ऊपर से होता है, उसका जो डिस्कवर है उसके नेम के बेसिस पे होता है। पर तो भी हमारे पास कुछ सर्टन रूल्स हैं जिन बेसिस पे हम थोड़ा सा इस चीज़ को ईजी करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है, और ये डिस्कस करने के बाद ये काफ़ी लेंदी डिस्कशन होगा कॉमन नेम का भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि कॉमन नेम भी उतने यूज़फुल है जैसे कि IUPAC, तो ये काफ़ी लेंदी डिस्कशन होगा। और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे क्या, इनका IUPAC सिस्टम मेनली अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आप ये नोट कर लो बेटा। चलो बेटा, तो पहली कैटेगरी हम यहाँ पे शुरू करेंगे, एंड दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो पिछले हमने लेक्चर्स में भी देखा है कि हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहे। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उन कंपाउंड्स को अपन बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। नाउ इसमें सैचुरेटेड वर्ड आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स है वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी को हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा? सो हाइड्रोकार्बन्स which contain only कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। तो बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को अपन बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या हम ऐसा भी इसको बोलते हैं कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की जो सभी वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई होती है, सभी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई होगी, ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ऑल द वैलेंसीज सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स एंड हाइड्रोजन। वैसे तो यदि हम चेन में देखेंगे तो एक वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई होगी, बट बाकी के जो वैलेंसीज है वो हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई होंगे।
तो बेटा मेनली ये डेफिनेशन होती है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो वो होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो इसका जनरल जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको अपन बोलते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट विल बी व्हाट CnH2n+2। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला हम बोल सकते हैं GF बोलना, चलो इसको अपन बोलेंगे जनरल GF। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, जहाँ पे बेटा n इक्वल टू क्या होता है? n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे जो n है वो n क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, नाउ इसका जो यदि हम देखेंगे तो इस केस में हम नेम का जो फॉर्मेट है वो क्या होगा? तो इसके नेम का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होगा कि यहाँ पे होगा बेटा क्या? रूट वर्ड, यहाँ पे होगा रूट वर्ड प्लस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ANE। ठीक है, ANE जो है IUPAC के केस में भी हम यही यूज़ करते हैं एज फार एज यू नो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच आर नोन एज अल्केन्स। तो उस केस में बेटा हम IUPAC में भी सिमिलर चीज़ यूज़ करते हैं, पर इसमें IUPAC में थोड़े हायर क्लास में यदि अपन गए, हायर क्लास मतलब ज़्यादा कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड में गए तो फिर रूल्स हमको यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा बेटा कॉमन नेम के लिए ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा सिस्टम है? कॉमन सिस्टम, कॉमन नेम को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे रूट वर्ड है प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा? ANE यूज होगा। ठीक है, तो ANE जो है वो यहाँ पे क्या होगा? इसका सफिक्स होगा, ANE इज द सफिक्स, और ये होता है बेटा रूट वर्ड। चलो इस बेसिस पे अपन इसको नाम देंगे, थोड़ा सा इसको नोट कर लो। चलो बेटा अब सपोज दैट अपन यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लेती है? 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 रख देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? दिस इज C1H2 × 1+2, मतलब ये हो जाएगा CH4। ओके, अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेटा एक ही कार्बन एटम है, तो इसका रूट वर्ड क्या होगा? यहाँ पे ये जो रूट वर्ड है ये क्या होगा? मेथ, प्लस यहाँ पे अपन सफिक्स क्या लगाएंगे बेटा? ANE, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन। दिस इज व्हाट? मीथेन। ओके, नाउ n की वैल्यू, अच्छा इसका स्ट्रक्चर भी हम यही ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा है? एक ही कार्बन एटम है, ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये हो गया बेटा 4 वैलेंसीज। और अब हम देखेंगे कि सभी वैलेंसी सैचुरेटेड है तो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, सेकंड जो है n = 2 करेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा क्या? दिस विल बी व्हाट? C2H6। नाउ C2 दो कार्बन एटम है, तो इसका रूट वर्ड क्या होगा? एथ, इसका रूट वर्ड होगा एथ, प्लस यहाँ पे सफिक्स क्या आएगा? ANE, तो ये हो जाएगा क्या? दिस इज इथेन, ये हो जाएगा इथेन। चलो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो बेटा यहाँ पे कार्बन जो है वो 2 है, तो ये हो जाएगा कार्बन, और सिंस ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी। कार्बन कार्बन में भी क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रखना है। नाउ एक वैलेंसी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इस कार्बन की 4 वैलेंसीज में से एक वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई हुए, तो बाकी के 3 हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे लगाएंगे हाइड्रोजन, ये होगा हाइड्रोजन, ये होगा हाइड्रोजन। वैसे इस कार्बन का एक वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई हो गया, बचे हुए वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो, तो यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, ये हो गया। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सिंस ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्केन्स इसको अपन बोलते हैं, तो यहाँ पे बेटा कार्बन कार्बन में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। सैचुरेटेड है तो सिंगल बॉन्ड, अल्केन्स है तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया, बाकी के वैलेंसी को हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लेना। तो ये हो गया अपना सेकंड वाला मेंबर। अब वैसे हम देखते हैं थर्ड वाला, इसका नेम होगा मीथेन और इसका नेम होगा इथेन। तो बहुत ही सिंपल है, सिंस अभी अपने को थोड़े से इम्पोर्टेंट वाले काफ़ी आगे आने वाले, थोड़े से एडवांस वाले, पर ये बेसिक से तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो भले ये बहुत इजी है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, नो। यहाँ पे हम लेंगे बेटा n = 3, फिर यहाँ पे रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा C3H8। अब यहाँ पे कार्बन जो है वो कितने हैं? 3, तो 3 के लिए रूट वर्ड क्या होता है? प्रो, तो यहाँ पे आएगा बेटा क्या? प्रो, प्लस सफिक्स जो है वो क्या होगा? ANE, तो ये हो जाएगा क्या? दिस विल बी व्हाट? प्रोपेन। ओके, ये हो जाएगा प्रोपेन। ना वैसे ही हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे?
तीनों कार्बन में पहले सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि ये अल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्केन्स, तो हर जगह सिंगल बॉन्ड आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा सिंगल बॉन्ड। और बाकी की जो कार्बन की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लो, तो इसकी 1 हो गई, ये हो गया 2 3 4, इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करो। सिर्फ सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई करना है, बिकॉज ये सैचुरेटेड है अल्केन से, तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, ये हुआ हाइड्रोजन। तो ऐसे करके आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वाला देखते हुए अपन। अब बेटा इसके आगे के डिस्कशन में अब थोड़ा सा हमको इसमें वैरायटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो हायर मेंबर्स है उनमें कुछ हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। सिंस हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉमन नेम वाला सिस्टम, मतलब ट्राइवियल सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो इसीलिए ट्राइवल सिस्टम में शुरू के जो 3 मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इनमें तो IUPAC और कॉमन नेम सेम ही होता है, पर अब आगे जो है वो बेटा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, और इसको देखने के लिए हमको पहले प्रीफिक्सेस डिस्कस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं बेटा प्रीफिक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रीफिक्स एन। ये एन प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, और एन का यूज 4th एंड ऑनवर्ड्स होता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 तक तो हम सीधे चले गए, पर 4th वाले को डिस्कस करने के पहले हमको कुछ प्रीफिक्सेस देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे होगा बेटा एन। अब ये एन प्रीफिक्स जो है वो किसको इंडिकेट करता है, सो दिस प्रीफिक्स indicates the straight chain of carbon atoms। तो ये कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन को इंडिकेट करता है, मतलब इसका ये मतलब है कि यदि कंपाउंड स्ट्रेट चेन होगा तो हम एन प्रीफिक्स वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो प्रीफिक्सेस है इसको डिस्कस करने का मतलब ये है कि जैसे IUPAC में तो हमारे पास रूल्स होते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज़ करके शो करेंगे कि वो स्ट्रेट चेन है या फिर ब्रांच चेन है। तो ब्रांच चेन के लिए अलग प्रीफिक्स होगा, स्ट्रेट चेन के लिए अलग प्रीफिक्स होगा। तो यहाँ पे एन या जो प्रीफिक्स है वो स्ट्रेट चेन को इंडिकेट करता है, वैसे आइसो और नियो जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो ब्रांच चेन को इंडिकेट करते हैं। तो ब्रांचिंग यदि IUPAC में होगी तो वहाँ पे नंबर देके हम जो रूल्स है उसके नाम दे सकते हैं उसके हिसाब से, पर कॉमन सिस्टम में बेटा अलग चीज़ होती है। यहाँ पे प्रीफिक्सेस यूज़ करके हम इंडिकेट करते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रेट चेन है या फिर ब्रांच चेन है। तो स्ट्रेट चेन के लिए कौन सा प्रीफिक्स होगा, एन प्रीफिक्स होगा। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं n=4 के लिए। तो n=4 के लिए हम देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेट लिखना पड़ेगा ना, तो ये स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करता है। तो n=4 यहाँ पे रखेंगे, तो दिस इज C4, H कितना होगा बेटा यहाँ पे 4 2 8 + 2 10। अब ये जो है इसके बेटा एक स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो यहाँ पे होगा क्या, दिस विल बी व्हाट C, ये हो गया 4 कार्बन एटम, ओके। यहाँ पे आएगा सभी जगह सिंगल बॉन्ड आएगा बिकॉज ये सैचुरेटेड है, बाकी के वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है, ओके। यहाँ पे लगा हाइड्रोजन। अब इसको हम कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसको कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, ये जो पार्ट है ये कौन सा है, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये वाला पार्ट कौन सा है, CH2, ये वाला पार्ट कौन सा है, CH2, और ये वाला पार्ट जो है वो कौन सा है, CH3। अब ये स्ट्रेट चेन है 4 कार्बन एटम की, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, ब्यूट प्लस ANU, मतलब ब्यूटेन होगा, पर ये स्ट्रेट चेन है तो इसको हम लोग बोलेंगे N ब्यूटेन। तो यहाँ पे होगा क्या, N ब्यूटेन। तो यहाँ पे हमने N यूज किया है, N मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल या N ब्यूटेन, जिसका मतलब होता है कि ये स्ट्रेट चेन होगी। अच्छा, अब आपको माइंड में आपको क्वेश्चन आया होगा कि सर प्रोपेन में हमने क्यों नहीं यूज़ किया। तो एक्चुअली बेटा जहाँ पे ब्रांच्ड और स्ट्रेट ये दोनों पॉसिबिलिटी होती है, तभी उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम N और फिर ब्रांच के लिए हम आइसो या नियो यूज़ करते हैं, जो आप आगे डिस्कस करने वाले। अब प्रोपेन के केस में यदि आप देखोगे तो प्रोपेन जो है वो इस तरह से CH3 CH2 और CH3,
तो आप कितनी भी कोशिश कर लो इसमें ब्रांच वाला बना ही नहीं सकते। आप क्या करोगे, यदि इसको यहाँ पे भी लगा दिया तो ये ऐसा चेन हो जाएगा, है ना, कंटिन्यूस चेन ही होगा ये। तो इसको आप ब्रांच के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ प्रोपेन लिख दो। पर ब्यूटेन के केस में आप ब्रांच भी बना सकते हो, जैसे हम आगे इसको डिस्कस करने वाले फिर से। तो यदि आप इस CH2 को हटा के कहीं बीच में लगा दोगे तो ब्रांच बन जाएगी। तो इसलिए फिर ब्रांच वाले को इससे डिफरेंशिएट करने के लिए, है ना, तो हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्सेस। तो ये स्टेट वाले को हम यूज़ करते हैं एन नॉर्मल, और ब्रांच वाले को हम यूज़ करते हैं आइसो, और फिर कुछ केसेस में न्यू। तो देखते हैं अभी अपन इसमें। तो ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने हो गया, ठीक है, चलो नोट कर लो आप। ओके, तो बेटा सेकेंड वाला जो प्रीफिक्स है दैट इज आइसो। तो आइसो का यूज़ कहाँ करते हैं? सो व्हेन सेकेंड कार्बन ऑफ चेन has CH3 ग्रुप, यदि किसी कार्बन चेन का सेकेंड वाला कार्बन CH3 ग्रुप रखता है, ठीक है, when second carbon of a chain has CH3 group then iso is used, ठीक है। तब इस केस में क्या यूज करते हैं हम? आइसो यूज करते हैं। तो यदि हम देखते हैं बेटा यहाँ पे मे भी हम इस तरह से कर सकते हैं, CH3 यहाँ पे लगा दिया CH और ये हो जाएगा CH3। तो इसका भी फॉर्मूला क्या है? C4H10। आप देख सकते हो 4 कार्बन एटम्स है, एंड 3, 6, 9 एंड 10, तो ये C4H10 है। अब C4H10 को हमने पिछले वाले एग्जांपल में N ब्यूटेन बोला, स्ट्रेट चेन थी तब, अब यहाँ पे ब्रांच चेन है। और आप देखते हो बेटा ये है अपनी कंटिन्यूस पोजीशन, कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, इसमें सेकंड वाले कार्बन पे CH3 ग्रुप है। तो जब भी ऐसा हो कि कंटिन्यूस चेन में सेकेंड वाले कार्बन पे CH3 ग्रुप आ जाए तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं आइसो वर्ड। तो बेटा 4 कार्बन एटम है तो ये हो जाएगा क्या? दिस इज व्हाट, इसको हम बोलेंगे क्या? ब्यूटेन, ठीक है। 4 कार्बन एटम है तो रूट वर्ड ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन, पर ये ब्रांच्ड है और सेकेंड कार्बन की जो कंटिन्यूस चेन है, इस कंटिन्यूस चेन में सेकेंड कार्बन पे CH3 ग्रुप है, तो इसलिए इसको अपन बोलेंगे आइसो। तो ये हो जाएगा बेटा क्या? दिस इज नोन एज आइसो ब्यूटेन। तो आइसो वर्ड कहाँ यूज करते हैं बेटा? तो आपको दिख रहा है कि व्हेन द सेकंड कार्बन ऑफ अ चेन हैज CH3 ग्रुप, तो बेटा यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है उस पर CH3 ग्रुप आ गया तो वो हो जाएगा क्या? आइसो प्रीफिक्स वहाँ पे यूज करेंगे। वैसे आप एक और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से हुआ CH3 और यहाँ पे हुआ क्या? दिस इज CH, CH2 एंड CH3, इस तरह से हम लेते हैं। तो यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये पेंटेन है पर कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम है, सेकेंड कार्बन के ऊपर CH3 है, तो ये हो जाएगा आइसोपेंटेन। तो इस पर्टिकुलर को अपन क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी किसी कंटिन्यूस कार्बन की चेन में सेकेंड कार्बन पे CH3 हो जाए, कंटिन्यूस कार्बन की चेन में सेकेंड कार्बन पे ऊपर CH3 हो जाए, तो वो हो जाएगा क्या? सेकेंड कार्बन पे CH3 ग्रुप आ गया तो वहाँ यूज करते हैं आइसो, ठीक है। चलो ओके, तो लास्ट वाला जो प्रीफिक्स है बेटा कॉमन नेम है, वो प्रीफिक्स कौन सा है? नियो। तो ये नियो हम कब यूज करते हैं? तो जब भी किसी पर्टिकुलर कार्बन चेन में सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप आ जाए तब आता है बेटा नियो प्रीफिक्स। ओके, तो लिख लेते हैं इसको। सो व्हेन सेकेंड कार्बन of a chain has 2 CH3 groups, then new prefix is used, ठीक है। तो जब सेकेंड कार्बन पे एक CH3 रहा सेकेंड कार्बन पे चेन के तो वो होगा आइसो, और 2 ग्रुप रहे CH3 सेकेंड कार्बन पे तो वो होगा नियो। तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, मे भी इस तरह से हो सकता है CH3 और यहाँ पे और होता है CH3, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर है ये हो गया अपने स्ट्रेट चेन, और इस बेटा स्ट्रेट चेन में आप देखते हो चेन के सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप है, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पे नियो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये हो जाएगा बेटा क्या? पेंटेन, ठीक है। रूट वर्ड पेंट प्लस एन, पेंटेन, और सेकेंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप है, ठीक है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे नियो पेंटेन।
दिस विल बी व्हाट, नियोपेंटेन। और भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पे CH3, CCH3, CH3, यहाँ पे होगा बेटा CH2 और ये हो गया CH3, इस तरह से लेंगे। तो फिर से आप देखते हो बेटा ये कंटिन्यूस चेन है, और इस कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम में सेकंड कार्बन पे आप देखते हो 1 2, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन बेटा 2 CH3 ग्रुप है, तो नियो यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा नियो हेक्सेन, दिस विल बी व्हाट, नियो हेक्सेन। ठीक है बेटा। तो एन, आइसो और नियो, एन कब यूज करेंगे, जब कंटिन्यूस कार्बन की चेन होगी तो एन प्रीफिक्स यूज करते हैं। एन प्रीफिक्स मतलब नॉर्मल प्रीफिक्स होता है, वो नॉर्मल, एन मतलब होता है नॉर्मल, और जहाँ पे भी अन प्रीफिक्स यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो स्ट्रेट चेन है। ब्रांच में दो होते हैं, आइसो और नियो। आइसो कब करते हैं, जब किसी कंटिन्यूस कार्बन की चेन में सेकेंड कार्बन पे CH3 ग्रुप आ जाए, सेकेंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप आता है तो आइसो, और किसी कंटिन्यूस कार्बन की चेन में सेकेंड कार्बन एटम पे 2 CH3 ग्रुप आ गए तो नियो। तो ब्रांचिंग को इंडिकेट करने के लिए हम आइसो और नियो यूज करते हैं, और स्ट्रेट चेन को इंडिकेट करने के लिए कॉमन नेम में हम यूज करते हैं एन, मतलब नॉर्मल। ओके बेटा, तो चलो ये हो गया अपना सैचुरेटेड के केस में जो भी प्रीफिक्सेस है, और इसी लेक्चर में अपन इसी चीज़ को फिर से कंटिन्यू करेंगे अगले वाले लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू।